हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 1। जो हमारा साइंस का चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8th का, वो क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कि फसल का उत्पाद कैसे होता है और उसका प्रबंधन हम कैसे करते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं भूजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। जब बूझो और ये पहेली अपने चाचा के घर गए तो उन्होंने कुछ औजार देखे थे। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पाद करना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कृषि पद्धतियाँ, कि कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जैसे कि जो प्राचीन काल था उसमें लोग क्या किया करते थे कि इधर उधर घूम करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, या तो किसी जानवर का शिकार करते थे या फिर कच्ची सब्जियां या फल खा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे लोगों ने क्या किया कि अपना खुद से खेती करने लगे, गेहूं, चावल वगैरह की फसलें उगाने लगे और फिर यहाँ कृषि प्रारंभ हो चुकी थी इस तरह से। अब हम देखते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि खरीफ की फसल और रबी की फसल। ये दो फसलें जिनको हमने दो वर्गों में बांटा है। वह फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये सभी क्या खरीफ की फसल है। रबी की फसल शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर के मार्च में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ये सारी कैसी फसलें होती है? रबी की फसल। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल है। कुछ उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में उगाई जाती है। जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें क्या करते हैं? दालें और सब्जियां उगाई जाती है। आधारित फसल पद्धतियां। धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया जा सकता है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। अब हम देखते हैं, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं। जैसे कि किसान को क्या करना पड़ता है? बहुत सारी चीज़ें तैयार करना पड़ती है जब वो अपनी फसल को उगाते हैं। मिट्टी तैयार करना पड़ती है, बुआई करना पड़ती है, खाद एवं उर्वरक देना पड़ता है, फिर उनकी सिंचाई करना पड़ती है, खरपतवार से सुरक्षा करना पड़ती है, उनकी कटाई करना होती है, फिर उनका भंडारण करते हैं। अब हम देखते हैं मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जा सकती है। जो जड़ें होती है वो क्या करती है? भूमि के अंदर गहराई से जा सकती है।
पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम देखते हैं मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जैसे कि मिट्टी को जब उल्टा पलटा करते हैं तो क्या कहलाता है? वो जुताई करना कहलाता है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अब हम देखते हैं कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भूरा भूरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये हमको यहाँ पर खेत जुताते हुए दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जोत है, ये फाल है और ये क्या हल सेफ्ट है। ये क्या करते हैं? हल चलाते हैं ऐसे और खेत को जुताई करते हैं। अब हम देखते हैं हल। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरसने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे का जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। जैसे कि जो लोहे के हल हो गए आजकल, तो वो क्या कर रहे हैं? इसकी जगह ले रहे हैं। कुदाली। अब हम देखते हैं कुदाली क्या होती है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोटी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये क्या है? हमारी कुदाली है। यहाँ पर क्या होता है? पकड़ होता है, ये हैंडल होता है, यहाँ पर जोत और ये छड़ और ये मुड़ी प्लेट होती है। अब देखते हैं कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जो हमारा कल्टीवेटर होता है उससे क्या होता है? समय की बचत होती है। ये हमारा कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए, ये यहाँ पर क्या है? कल्टीवेटर। अब हम देखते हैं बुआई। बुआई कैसे की जाती है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है जो क्या कर सकता है? ज़्यादा उपज देता हो। एक दिन में अपने माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीज के पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1।
एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के लिए औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2-3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को खोदकर बीज को स्थापित कर देते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीज बोने का पारंपरिक तरीका है वो हमको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे बोए जाते हैं बीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या दिखाई दे रहा है, सीड ड्रिल। ये हमारा सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई पर बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद जो बीज है मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। अब हम देखते हैं धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनी पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर बीजों के बीच जो हम बीज बोएंगे अगर उसमें दूरी नहीं होगी तो क्या होगा, वो आपस में मिल जाएंगे। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद उर्वरक कहते हैं। किसको? जिन्हें हम मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? अब हम देखते हैं, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी कभी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एवं कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप जिसको कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद्य तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.2। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवविध छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे पात्र लीजिए जिनमें ए, बी और सी लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें तीनों में पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। उनकी वृद्धि को हम नोट कर सकते हैं। ये हमको क्या दिया गया, खाद एवं उर्वरक के स्थान के साथ पौधों की वृद्धि। अब हमने एक में यूरिया दिया था, एक में हमने गोबर दिया था और एक को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम, सुपर फास्फेट,
पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चरण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब हम देखते हैं, पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। जो हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन उसका क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। अब हम देखते हैं उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक, खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भूरी भूरी एवं संद्रंद हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। अब हम देखते हैं सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु से भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन दर अधिक होने से हो सकता है? अब हम देखते हैं, इस वर्ष पानी देते समय में अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। अब हम देखते हैं सिंचाई के कुछ स्रोत। अब सिंचाई के क्या क्या स्रोत होते हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहरें इत्यादि जल के स्रोत है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या हमारा मोट है। हमें यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है मोट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेन पंप, ये दिखाई दे रहा है हमको ढेकली, और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये क्या हमारा राहट। ये क्या हमारा राहट। हमने इन सभी को देखा। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते एवं परंतु यह कम दक्ष होते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरह के मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, राहट, ये हमको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मित व्यवस्था से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न इसकी। सबसे पहले छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग करके असमतल भूमि के लिए
किया जाता है। जो हमारा यह क्या होता है, यहाँ पर हम इस विधि का उपयोग करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, हम असमतल भूमि के लिए करते हैं जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों नल के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब हम देखते हैं ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब हम यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमारा क्या है, छिड़काव तंत्र है यहाँ पर, और ये अभी हमने देखा है हमारा ड्रिप तंत्र, ये हमारा ड्रिप तंत्र है। अब हम आगे देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से कैसे सुरक्षा होती है। बूझो एवं परेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खरपतवार नाशी का छिड़काव। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की संप्रदा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अब हम देखते हैं खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हेरो की सहायता से किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र डी में देखेंगे, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हैं यहाँ पर खेत पे। अब हम देखते हैं, जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण बीज बनने के पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कटाई। फसल की कटाई का एक महत्वपूर्ण कार्य फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज को दानों को फटक कर अलग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग अलग करते हैं। आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, हमने ये पढ़ लिया था। ये हमारा क्या है, यहाँ पर कॉम्बाइन है हमारा यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, विनोइंग, फटकने वाली मशीन, मतलब जिसके द्वारा क्या करते हैं, जिनके पास में कम खेती होती है वो विनोइंग मशीन का उपयोग करते हैं। कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है।
पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नावन्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं भंडारण। भंडारण कैसे होता है? उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको अच्छी सुरक्षा मिल सके। और यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने अपनी माँ को अनाज रखते लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो क्यों रखती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या ये अनाज भंडारण हेतु साइलो बने हुए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भंडारण गिराव में बोरे में अनाज का भंडारण हो रखा है। यहाँ पर पीड़कों जैसे कि चूहे, कीटों सुरक्षित रखा जा सकता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जंतुओं से भोजन। क्रियाकलाप 1.3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में तालिका बनाकर इसे पूरा कीजिए। दूध, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतुओं भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते। समुद्री तटों की क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के जीव मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। अब हमने इस चैप्टर में कुछ प्रमुख शब्द देखे। कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद और हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार नाशी, फटकना, ये सभी हमने प्रमुख शब्द देखे। अब हम देखते हैं हमारा इसका सारांश क्या है, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। इसे सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। अब हम देखते हैं, मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद या उर्वरक के उपयोग से किया जा सकता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों उपयोग में बहुत वृद्धि होती है। उचित समय एवं अंतराल का फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों के भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। हमको पशुपालन करने से हमको क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है हमको, और कई सारे हमको खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।